हाय एवरीवन, आइलैंड में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? So Happy Prince, ये जो स्टोरी है उसमें जो हैप्पी प्रिंस है वो एक बहुत ही सुंदर सा स्टैचू है। ये एक गोल्डन स्टैचू है, कम्प्लीटली कवर्ड है गोल्ड में। उसकी जो आंखें हैं वो सफ़ायर से बनी हुई है। सफ़ायर हम कहते हैं नीलम को। एक ब्लू कलर का जेमस्टोन होता है। उसकी जो आंखें हैं वो सफ़ायर से बनी हुई हैं और उसका जो स्वॉर्ड है, उसकी जो तलवार है, उसमें रूबी लगा हुआ है। रूबी बेसिकली हम माणिक जिसको हिंदी में कहते हैं, ये रेड कलर का प्रेशियस स्टोन होता है। पूरा गोल्ड से कवर्ड है और प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं। फिर भी ये इन सब चीज़ों से पार्ट करना चाहता था। पार्ट विथ यानी सेपरेट होना, सेपरेट फ्रॉम, या कोई ये चीज़ दे देना, अपने से अलग कर देना। इन सब चीज़ों को अपने से अलग क्यों करना चाहता था, तो ये हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। नाउ हैप्पी प्रिंस एक्चुअली बहुत ही फिलोसफिकल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एंड ऑफ कोर्स इसको आप जितना डीपली समझने की कोशिश करेंगे आप उतना डीप इसके थीम में जा सकते हैं। बट हम ट्राई करेंगे कि बहुत ज़्यादा हम डीप पे जाके ना उसको एनालाइज करें। हम थोड़ा सरफेस पे रह के मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। एंड प्रॉबली जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो हम थोड़ा सा टच करेंगे कि ये किन गहराइयों में जा रहा है ये पर्टिकुलर चैप्टर। आपके कमेंट से मुझे पता लगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था, एंड इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए थोड़ा सा इजी बनाऊं ये चैप्टर। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. High above the city, तो सिटी से ऊंचाई पर एक टॉल कॉलम में, कॉलम किसे कहते हैं, एक पिलर को कॉलम कहते हैं, पिलर, एक लंबे से पिलर पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा था। स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, तो ये एक कॉलम है, इसमें हैप्पी प्रिंस की स्टैचू खड़ी है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर। गिल्डेड का मतलब होता है टू बी कवर्ड थिनली विथ गोल्ड। इनफैक्ट गिल्डेड वर्ड का इस्तेमाल हम गोल्ड से कवरिंग के लिए ही करते हैं, कवर थिनली विथ गोल्ड। वो कवर्ड था गोल्ड की थिन लीव से, मतलब गोल्ड, सोने की एक छोटी सी लेयर से, छोटी सी परत से वो कवर्ड था। मतलब वो पूरा सॉलिड गोल्ड का नहीं था। तो सॉलिड गोल्ड का मतलब कंप्लीट, लेट्स से गोल्ड को मेल्ट करके पूरी स्टैचू वो कास्ट की गई हो, तो अंदर से और बाहर से कंप्लीटली वो गोल्ड का हो। बट वो ऐसा नहीं था, गोल्ड की एक परत थी। बेसिकली हम इसे गोल्ड प्लेटिंग कहते हैं। तो बहुत सारी ज्वेलरी आपने देखा हो जो गोल्ड प्लेटेड होती है, तो वो सस्ती पड़ जाती है क्योंकि गोल्ड उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है, एंड वो ब्यूटीफुल दिखती हैं। तो हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटिफिकेशन भी हो गया, प्लस सस्ते में काम हो गया। तो सिमिलर टू दिस यहाँ पे है कि पूरा गोल्ड से नहीं बना हुआ था, गोल्ड की खाली एक लेयर ऊपर थी, गोल्ड प्लेटिंग थी। और उसकी आंखों में दो ब्राइट सफायर्स थे, ब्लू कलर की उसकी आंखें थी, बिकॉज सफ़ायर प्रेशियस स्टोन लगा हुआ था। और उसके हिल्ट पे, स्वॉर्ड का जो हिल्ट था उस पर रेड रूबी लगी थी। हिल्ट किसे कहते हैं, हिल्ट कहते हैं हम हैंडल को। स्वॉर्ड का जो भी हैंडल होता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हिल्ट, जिसमें आप बेसिकली ग्रिप से पकड़ते हैं। एंड यहाँ पे जो फाइन वर्ड का इस्तेमाल किया गया, आप ये स्पेशली गोल्ड के साथ फाइन क्वालिटी, फाइन गोल्ड जब भी आप यूज़ करेंगे तो फाइन का यहाँ पे मतलब होता है कि वेरी हाई क्वालिटी। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में होता है जब कहते हैं आई एम फाइन। When you say कि I'm fine, I'm good, तो फाइन को हम थोड़ा सा लो रेटिंग देते हैं। गुड इज़ बेटर देन फाइन, एंड आई एम ग्रेट, तो ग्रेट इज़ बेटर देन गुड। तो फाइन थोड़ा सा नीचे आता है, मैंने आप अपनी मूड के बारे में बात करते हैं। बट व्हेन यू से फाइन विथ रिस्पेक्ट टू गोल्ड या विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, इट मीन्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का गोल्ड था, एंड दो सफ़ायर्स उसकी आंखों के लिए, और उसके स्वॉर्ड हिल्ट पे जो हैंडल है उस पर एक रेड रूबी था। ऑल इन ऑल यू कैन से कि ये जो हैप्पी प्रिंस का जो ये स्टैचू है बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है, और सिटी के एकदम हाइट पे रखा गया। इसका मतलब ये एक आकर्षण का एक लेट्स से ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली लोग बहुत अप्रिशिएट करते होंगे, बहुत ये सिटी को ब्यूटीफाई करता होगा ये स्टैचू। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात वहाँ पे उस सिटी के ऊपर से एक छोटा सा स्वैलो एक पक्षी है, इस तरह का पक्षी, जो वहाँ से गुजरा। तो उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट जा रहे थे,
गॉन अवे टू इजिप्ट, इजिप्ट चले गए थे 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले, बट वो रुक गया था। देन उसने क्या डिसाइड किया कि मैं भी अब इजिप्ट जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो कि ये पर्टिकुलर किस सिटी की बात हो रही है, कहाँ पे हैप्पी प्रिंस का सिटी है, बट हमें इतना पता है कि इस बर्ड को इजिप्ट जाना था। तो इजिप्ट अगर आपने देखा हो तो अफ्रीका के नॉर्दर्न हिस्से में है ये इजिप्ट, एंड वहाँ पे वो फ्लाई करके जाना चाहता था। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बर्ड्स यूरोप से इंडिया की ओर भी माइग्रेट करते हैं, बिकॉज जब यहाँ पे बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है तो वो थोड़े से लेस कोल्ड टेम्परेचर में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए, एंड जब बेसिकली वहाँ पे गर्मियों का मौसम होता है तो ये वापस लौट जाते हैं। तो ये बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की जर्नी इनफैक्ट कवर करते हैं, साथ में उड़ते हैं। नॉर्मली ऐसे कोई अकेला नहीं उड़ता, पूरा एक झुंड साथ में उड़ता है। तो ये हो सकता है कि यूरोप के किसी ठंडे जगह से वो इजिप्ट की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो उस जर्नी के दौरान वो इस सिटी से गुजरता है, एंड तब से ये स्टोरी शुरू हो रही है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। तो पूरा दिन वो उड़ा, जब उसने डिसाइड किया कि चलो मैं भी अब इजिप्ट चलता हूँ, तो पूरा दिन उड़ने के बाद रात को जब उसे आराम करना था तब वो इस सिटी में अराइव करता है। तो बेसिकली जब उसके आराम करने का समय हुआ तो वो इस सिटी पे पहुंचता है, एंड अब वो क्या सोच रहा है, वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। सो वेयर शैल आई पुट अप करना मतलब स्टे टेम्पररीली, कहीं पे छोटे समय के लिए रहना। सो इनफैक्ट ये वर्ड आप बहुत ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स को, जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं जैसे यूएस या यूके में, आप सुनेंगे ये यूज़ करते हुए टर्म, जैसे वेयर आर यू पुट अप। सो वेयर आर यू पुट अप यानी तुम कहाँ अभी रुके हो, कहाँ ठहरे हुए हो। तो इनफैक्ट आप ये उस समय यूज़ करते हो अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहे हो, कोई नई सिटी पे आए हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर आर यू पुट अप, मतलब आप कहाँ पे ठहरे हो। मतलब सबको पता है कि आप तो ऑब्वियसली टेम्पररीली स्टे कर रहे हो, या तो होटल में या तो किसी हॉस्टल में या किसी घर में, देन यू यूज़ द वर्ड पुट अप। तो इनफैक्ट आप ये आज भी ये टर्म बहुत ही पॉपुलर और रेलिवेंट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड वो क्या बोल रहा है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस टाउन ने मेरे लिए प्रिपरेशन की होगी, मेरे रुकने का इंतजाम किया होगा। देन ही सॉ द स्टैच्यू ऑन द टॉल कॉलम, आई विल पुट अप हियर, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. तब उसने स्टैचू को देखा टॉल कॉलम पे। सो ऑफ कोर्स सिटी के एकदम ऊंचाई पे है, ये बड़े से टॉल कॉलम में है। तो एंड बर्ड इतनी ऊंचाई से अगर उड़ रहा है तो उसको सबसे पहली चीज़ अगर सिटी में दिखेगी तो यही दिखेगी, यानी वो ऑब्वियसली वो गोल्ड का बना है एंड प्रेशियस स्टोन्स लगे हैं, उसकी नज़र डेफिनेटली पड़ेगी इस पर्टिकुलर स्टैचू पे। वो शाइन कर रहा होगा, कोई भी रोशनी उससे शाइन कर रही होगी। तो उसने जब उसको देखा तो उसने बोला आई विल पुट अप हियर, मैं यहाँ पे रुकूंगा। इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। तो उसको क्या लग रहा है कि एकदम सही पोजीशन है ये, बहुत फ्रेश एयर है, बिकॉज इतनी ऊंचाई पे उसको फ्रेश एयर मिलेगा। सो ही अलाइटेड। अलाइटेड का मतलब क्या होता है, डिसेंड फ्रॉम एयर एंड सेटल, डिसेंड फ्रॉम एयर। सो हवा पे अगर आप उड़ रहे हैं तो वहाँ से डिसेंड करना, उतरना, और सेटल करना। स्पेशली हम ये बर्ड्स के लिए ये इस्तेमाल करते हैं ऐसे टर्म्स। सो दैट बर्ड अलाइटेड ऑन दैट ट्री, मतलब वो उड़ रहा था एंड वो डिसेंड किया एंड वहाँ पे बैठ गया जाके। तो वो कहाँ पे वो सेटल हुआ, जाके उसके फीट पे, तो हैप्पी प्रिंस के फीट के पास जाके। सो बेसिकली उस कॉलम के इस चबूतरे पे वो बेसिकली बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. अब वो क्या बोल रहा है, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। सो मेरा रूम, जो बेडरूम है वो एकदम गोल्डन है, सोने का बना है, बिकॉज वो स्टैचू सोने का बना था। एंड वो अपने आप को इस आराम से धीरे धीरे बोल रहा है, एंड जैसे वो आजू बाजू उसी समय आजू बाजू देख रहा है और प्रिपेयर कर रहा है सोने के लिए। सो आप आसपास की जगह भांप रहा है कि कैसा है वहाँ का व्यू, एंड एकदम खुश है, अपने आप को बोल रहा है कि देखो मेरा गोल्डन बेडरूम है, एंड वो सोने की तैयारी कर रहा है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, और जैसे ही उसने अपना जो सर है अपने विंग के नीचे करने की कोशिश की कि मैं सो जाऊं, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। तो वो सोचा व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब सी बात है ये। तो यहाँ पे क्यूरियस का मतलब है इंट्रीगिंग या स्ट्रेंज या इंट्रीगिंग। एक भी क्लाउड नहीं है स्काई में, मतलब स्काई पूरा क्लियर है, स्टार्स भी क्लियरली दिख रहे हैं, ब्राइट हैं, फिर भी बारिश हो रही है। तो उसको ये बहुत ही क्यूरियस लगा, बहुत ही अजीब और इंट्रीगिंग लगा। देन दूसरा ड्रॉप गिरा उसके ऊपर। देन अनदर ड्रॉप फेल। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said.
आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। तो इस स्टैचू का क्या यूज़ है अगर ये रेन से मुझे बचा नहीं सकता, कीप द रेन ऑफ, यानी रेन को मेरे से दूर नहीं रख सकता, तो क्या फ़ायदा है ऐसे स्टैचू का? मुझे एक अच्छा चिमनी पॉट ढूंढना चाहिए। चिमनी पॉट बेसिकली घरों के ऊपर जो भी चिमनी होती है फायर प्लेस का स्मोक निकालने के लिए, तो ऊपर एक बेसिकली एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है पॉट, जिसे हम चिमनी पॉट कहते हैं। एंड वहाँ पे बेसिकली नॉर्मली आप देखोगे बर्ड अपना नेस्ट भी बना लेती है अगर वो फायर प्लेस यूज़ नहीं हो रहा हो तो मुझे एक अच्छा सा चिमनी पॉट ढूंढना चाहिए। ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, एंड फिर वो तैयारी कर लिया वहाँ से उड़ने के लिए। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी? बट जैसे ही उसने अपने विंग खोले, मतलब फैलाए, तीसरा ड्रॉप उसके ऊपर गिरा एंड उसने ऊपर देखा एंड उसने क्या देखा? तो उसे बेसिकली पता चला कि ये बूंदे कहाँ से गिर रही हैं। सो इट वॉज नॉट रेन। तो उसे क्या दिखा? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी उसने देखा कि आंसू से भरी हुई थी एंड उसके चीक से आंसू टपक रहे थे। टीयर्स वर रनिंग डाउन, यानी उसके पूरे गोल्डन उसके चीक से ये आंसू बह रहे थे, नीचे आ रहे थे। उसका फेस इतना सुंदर दिख रहा था चांद की रोशनी में, मूनलाइट में, कि लिटिल स्वेलो, छोटे स्वेलो को दया आ गई। ही वॉज फिल्ड विथ पिटी। सो दया से भर गया। पिटी का यहाँ पे मतलब है दया। सो एकदम दया से भर गया। Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. तो वो उसको ऐसे देख के पूछता है तुम कौन हो? तो बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो फिर वो बोलता है कि फिर तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो? वीपिंग करना यानी रोना। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा भिगा दिया है। सो ड्रेंच करना यानी सोक कर देना, सोक्ड, ये भी एक अच्छा टर्म है, सोक्ड बाय रेन, या इसका मतलब होता है वेट थरोली, मतलब पूरी तरह से गीला कर देना। सो मुझे तुमने पूरी तरह से भिगा दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. तो वो अपनी स्टोरी सुनाता है उसको। क्या स्टोरी सुनाता है? कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास इंसान का दिल था, ह्यूमन हार्ट था, अभी तो मैं स्टैच्यू हूँ, लेकिन जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर इंसान का दिल था, तो मुझे पता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था, महल में रहता था, क्योंकि वो प्रिंस है, मतलब वो राजा का बेटा है। एंड और मुझे पता नहीं था सौरो किसे कहते हैं, क्योंकि सौरो को, दुख और दर्द को इस पैलेस के अंदर घुसने दिया ही नहीं जाता था। मतलब इतना आलिशान तरीके से रहता था, इतने शानो शौकत से रहता था, उसे दर्द क्या होता है, दुख क्या होती है, उसे पता ही नहीं है। तो इस तरह की वो जिंदगी बिता रहा था। तो जैसे हम बुद्धिज़्म में स्टोरी सुनते हैं कि जो प्रिंस सिद्धार्थ होते हैं उनको पता नहीं होता है कि ज़िंदगी में क्या गम होते हैं, एंड जब वो बेसिकली बाहर जाते हैं और देखते हैं कितने गम थे, तब उनको रियलाइजेशन होता है कि जो मेरी ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा सुख से भरी हुई है, एक्चुअल में बहुत सौरो है। सो सेम कंडीशन इसी हैप्पी प्रिंस की है, उसे पता नहीं था कि सौरो क्या होता है। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। कॉर्टियर्स का मतलब क्या होता है? रॉयल अटेंडेंट। सो जो भी पैलेसेस में राजा रानी और प्रिंसेस और प्रिंसेसेस के देखभाल करने के लिए जो भी अटेंडेंट होते हैं उनको आप कोर्टियर कहते हैं। तो उनके देखभाल करते हैं, उनके नीड्स को पूरा करते हैं, तो उनके कोर्टियर्स उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड वो हैप्पी था, इसलिए उसे हैप्पी प्रिंस भी कहा जाता था। एंड इस तरह से मैं जिया, इस तरह से मैं मर गया। बट जब मैं मर गया तब मेरे को यहाँ पे उन्होंने सेट कर दिया, यहाँ पे मेरी स्टैचू बना के मुझे खड़ा कर दिया। तो इसे यहाँ पे ये बेसिकली बताना चाह ऑथर कि ये जो हैप्पी प्रिंस यहाँ पे है, इवन दो वो मर चुका है, बट इस स्टैचू के थ्रू वो अब चीज़ें देख रहा है। तो वो वही प्रिंस है, वो स्टैचू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर डेथ। तो अब जब वो मर गया है एंड जब वो इतना ऊंचा यहाँ पे आके सेटअप कर दिया गया उसको, तब उसको पूरा सिटी दिख रहा है, पूरी सिटी का व्यू दिख रहा है। अब वो देख सकता है कि कितना अगलीनेस है, कितनी मिजरी है। मतलब हर जगह से खूबसूरती नहीं है जैसे उसको पैलेस में दिखता था, बहुत अगलीनेस भी है एंड बहुत मिजरी भी है उस सिटी में। तो वो जैसा सोचता था कि सब कुछ खुशहाल है, ऐसा नहीं है। एंड अब वो क्या बोल रहा है, इवन दो मेरा जो दिल है, इवन जो मेरा जो दिल है वो अभी लेड का बना है। लेड बेसिकली एक मेटल है। इवन दो मेरा जो अभी दिल है वो
मेटल का बना है, जैसे हम कहते हैं ना पत्थर का दिल, कठोर होना। तो इवन दो ये मेटल का बना है, इवन दो इट इज़ नॉट सॉफ्ट जैसा ह्यूमन हार्ट होता है, बट फिर भी मैं और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आई कैन नॉट चूज़, मैं और कुछ चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इमोशंस रोने के अलावा, बट वीप। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इस तरह से बट का यूज़ होता है, तो इसका एक्सपांशन किस तरह से आप समझेंगे, आई कैन नॉट चूज़ एनीथिंग एल्स टू डू बट वीप। सो इसको शॉर्ट करके आप सिर्फ लिखते हैं बट वीप। सो ये भी एक स्पेशल यूसेज होता है बट का। एंड यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहा है कि इवन दो मेरा हार्ट ह्यूमन हार्ट नहीं है अभी, स्टिल मैं रो रहा हूँ। What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands all pricked by the needle. For she is a seamstress, she is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in a corner of the room, her little boy is lying ill. He has fever and is asking his mother. So जैसे ही उसने बोला कि इवन दो मेरा हार्ट लेड का है, तो स्वेलो को क्या सरप्राइज हुआ कि अरे मुझे लगा था कि पूरा गोल्ड से बना हुआ है, मतलब ये कम्प्लीटली सॉलिड गोल्ड है। तो वो लगा अच्छा ये सॉलिड गोल्ड नहीं है क्या, उसने खुद को कहा। एंड वो उसने कुछ भी हैप्पी प्रिंस को ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वो कोई भी पर्सनल रिमार्क नहीं देना चाहता था, कि वो बहुत पोलाइट था वो, एंड इसलिए वो ऐसे कुछ रिमार्क्स या व्यंग नहीं कसना चाहता। अच्छा कि तुम पूरे गोल्ड के नहीं बने हो क्या, मुझे तो लगा पूरे गोल्ड के हो तुम। तो उसे सही नहीं लगा समय, और वो बहुत पोलाइट भी था, इसलिए उसने नहीं बोला। तो फिर हैप्पी प्रिंस उसे कंटिन्यू करता है स्टोरी बताना। तो अभी वो प्रेजेंट टाइम में वो जो देख रहा है वो बता रहा है, फार अवे, दूर, एंड वो बता रहा है लो म्यूजिकल वॉइस में। तो मतलब उसकी जो आवाज़ है बहुत ही मधुर है, मेलोडियस है। सो म्यूजिकल का यहाँ पे मतलब हो जाएगा मेलोडियस। सो बहुत ही प्यारी आवाज़ है उस प्रिंस की, एंड उसी प्यारी सी म्यूजिकल वॉइस में वो बोल रहा है कि दूर एक छोटे से स्ट्रीट में, छोटे से रास्ते पे एक गरीब सा घर है, पुअर हाउस मतलब गरीब का घर है। उसके एक विंडो खुला हुआ है, इसलिए मैं उसके थ्रू एक औरत को देख रहा हूँ जो कि एक टेबल पे बैठी है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका फेस जो है बहुत ही पतला है और वॉर्न है। वॉर्न का मतलब टायर्ड, बहुत ही थका हुआ है। शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, उसके जो हाथ है बहुत कोर्स हैं। कोर्स का मतलब होता है रफ हैंड्स हैं। इनफैक्ट जो लोग बहुत काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, आप देखोगे उनके हाथ बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं फिजिकल वर्क की वजह से, स्मूथ नहीं रहते। तो इसका मतलब बहुत बेचारी काम करी मेहनती हैं। उसके हाथ रेड भी हैं, रफ भी हैं, रेड भी हैं। क्यों? क्योंकि सब उसके जो हाथ है प्रिक्ड हैं नीडल से, तो उसके हाथों में हर जगह सुइयाँ चुभी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है। सो फॉर शी इज़ अ मिस्ट्रेस। फॉर का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है बिकॉज शी इज़ अ सीमस्ट्रेस। सीमस्ट्रेस किसे कहते हैं आप? लेडी टेलर को कहते हैं, फीमेल टेलर को, या दर्जिन। फीमेल टेलर को आप सीमस्ट्रेस कहते हैं। वो क्या कर रही है? वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही है एक सैटिन गाउन में, फॉर द लवलीस्ट ऑफ क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। सो क्वीन की एक मेड ऑफ ऑनर है, उसके लिए सबसे प्यारी जो क्वीन की मेड ऑफ ऑनर है उसके लिए सैटिन गाउन में फ्लावर एम्ब्रॉयडर करी। मतलब उसको पहले से ही एक ऑर्डर आया है एंड उसके लिए वो काम कर रही हैं, एंड वो पहनना चाहती है इस गाउन को नेक्स्ट कोर्ट बॉल में। सो कोर्ट बॉल बेसिकली, बॉल एक डांस होता है, बॉल डांस जैसे आपने सुना होगा। तो बॉल डांस बहुत ही फॉर्मल डांस होता है, एंड स्पेशली राजा महाराजाओं के समय में इस तरह के डांस ऑर्गेनाइज होते थे। ये एक फॉर्मल इवेंट होता था, बट एक सोशल इवेंट भी होता था, लोग आपस में मिलते थे। इनफैक्ट यहाँ शादियाँ भी फिक्स होती थी, जिनके स्पेशली आपको पता है पहले ज़माने में फैमिलीज़ के बीच में टाई-अप्स हो जाते थे कि मेरी फैमिली का लड़का आपकी फैमिली की लड़की से शादी करेगा, बहुत पहले से डिसाइड होता था। तो ये इवेंट्स ऐसे भी इवेंट्स होते थे जिनमें वो लड़के लड़की को आपस में मिलाते थे ताकि वो आपस में डांस करें, एक दूसरे को जाने, बिकॉज शादी उनकी ऑलरेडी फिक्स होती थी। तो ये जो कोर्ट बॉल था उसके लिए ये सैटिन गाउन का इसको ऑर्डर मिला था, बिकॉज वहाँ पे लड़कियाँ भी बहुत अच्छे से सज धज के जाती हैं, बिकॉज एक तरह का फर्स्ट इंप्रेशन भी होता है बहुत के लिए। इन अ बेड इन कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, एंड बेचारी वो इतना काम कर रही है और उसके रूम के कॉर्नर में बेड पे उसका छोटा सा लड़का बीमार लेटा हुआ है। ही हैज़ फीवर, उसको क्या है? फीवर है। ही हैज़ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। हिज मदर हैज़ नथिंग to give him but river water, for he is crying. So he is crying. Swallow, swallow, little swallow. Will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. तो वो क्या बोल रहा है कि उसको फीवर है एंड उसकी मम्मी से वो ऑरेंजेस मांग रहा है कि उसको ऑरेंजेस खाने हैं,
एंड उसकी मम्मी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है रिवर वाटर के अलावा, तो वो बहुत रो रहा है। तो ये इससे देखा नहीं जा रहा हैप्पी प्रिंस से, तो वो बोल रहा है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे स्वॉर्ड में जो रूबी है उसे उसे दे आओगे। माई फीट आर फैसेंड, फैसेंड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, मेरे जो पैर है वो फिक्स्ड है इस पेडेस्टल में, मैं हिल नहीं सकता यहाँ से, इसलिए तुम मेरे लिए ये रूबी मेरे स्वॉर्ड से निकाल के लेके चले जाओ। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is too thirsty and the mother so sad, he said. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. But the happy prince looked so sad, the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. तो स्वेलो अब क्या बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स हैप्पी प्रिंस उसके लिए स्ट्रेंजर है, ये सिटी उसके लिए एक स्ट्रेंज मतलब अनजान शहर है, उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है कि आई एम वेटेड फॉर यानी मेरा इंतजार किया जा रहा है इजिप्ट में, मेरे सारे दोस्त वहाँ पर हैं। दे आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। सो नाइल एक फेमस एंड बहुत बड़ी नदी है इजिप्ट में, जैसे यहाँ की गंगा है वैसे इजिप्ट की नाइल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। तो वो बोल रहा है कि मेरे सारे फ्रेंड्स नाइल के ऊपर नीचे उड़ेंगे, लार्ज लोटस फ्लावर से बातें करेंगे एंड फिर वो सोने चले जाएंगे, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तो प्रिंस फिर स्वेलो को बोलता है कि प्लीज़ तुम एक दिन और रुक जाओ एंड मेरे मैसेंजर बनो। ये जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी है, बहुत ही ज़्यादा प्यासा है एंड उसकी मम्मी बहुत सैड है। तो स्वेलो बोलता है मुझे नहीं लगता मुझे लड़के पसंद है, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। तो स्वेलो बोल रहा है मुझे लड़के पसंद नहीं, हो सकता है कि कभी छोटे छोटे लड़के जैसे शैतानियाँ करते हैं, पत्थर मारते हैं बर्ड्स को, छेड़खानी करते हैं उनके नेस्ट से, गुलेल लेके जैसे उनको परेशान करते हैं, तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा एंड उसे वो कह रही है मुझे लड़के पसंद नहीं है, छोटे लड़के, मुझे इजिप्ट जाना है। तो वो बहाने दे रहा है बेसिकली कि मुझे नहीं रुकना है। बट हैप्पी प्रिंस इतना ज़्यादा सैड दिख रहा था उस मोमेंट पे कि लिटिल स्वेलो जो है उसे सॉरी फील हो रहा था, उसे बहुत ही दया आ गई, बहुत सॉरी फील हुआ। और वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, बट फिर भी वो अग्री कर जाता है, मान जाता है वहाँ रहने के लिए एक और रात के लिए। सो ही अग्री टू स्टे फॉर वन नाइट एंड उसका मैसेंजर बनने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि कैसे इवन दो हम किसी नए से मिलते हैं बट कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, इट डजंट रिक्वायर कि हम एक दूसरे को अच्छे से जाने, हम इमोशंस को कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे उस बर्ड ने इवन दो हैप्पी प्रिंस को नहीं जानता था, उसने उसके सैडनेस को कैप्चर किया, उसके जो जेन्युइन कंसर्न है उसको कैप्चर किया। एंड इवन दो वहाँ पे इतनी ठंड है, तो स्वेलो को आप जैसे मैंने आपको कहा कि माइग्रेट करते हैं बर्ड्स, तो वो ठंडी जगह से जाते हैं गर्म जगह पे, क्योंकि वो मर जाएंगे बेसिकली, वहाँ पे रह नहीं पाएंगे ठंडी जगह पे। तो उनका एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे। तो इतनी ठंड होने के बावजूद वो कह भी रहा है कि बहुत ठंड है यहाँ पे, फिर भी मैं एक रात के लिए रुक जाता हूँ, तुम्हारा मैसेंजर बन जाता हूँ। Thank you, little swallow, said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. तो प्रिंस ने उसको थैंक किया कि थैंक यू, और फिर स्वेलो ने वो रूबी वहाँ से निकाली उसके स्वॉर्ड से और फिर उसको लेके अपनी चोंच में दबा के टाउन की तरफ उड़ने लगा। सो ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, यानी वहाँ के घरों की छतों के ऊपर से उड़ने लगा ताकि वो उस घर तक पहुंच जाए। वॉट यू कैन ऑलरेडी नोटिस कि बहुत दफ़ा जब भी आपको कुछ गुड डीड करना होता है तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस इन्वॉल्व। आप ये नहीं कह सकते कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में अगर मुझे कोई गरीब मिला तो मैं उसको कुछ पैसे या कुछ खाना दे दूंगा, दैट इज़ कन्वीनियंस। बट हाँ, आप आउट ऑफ द वे जाके एंड आप ढूंढ के किसी को आप खाना खिला रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग कि आपने अपना टाइम सैक्रिफाइस किया। तो यहाँ पे ये स्वेलो अपना टाइम सैक्रिफाइस कर रहा है एंड इनफैक्ट रिस्क भी ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ अच्छा करना है, उसको सैडनेस देखी नहीं गई हैप्पी प्रिंस की एंड वो कुछ करना चाह रहा था उस हैप्पी प्रिंस के लिए। सो यहाँ पे बेसिकली स्वेलो हैप्पी प्रिंस के लिए कुछ करना चाह रहा है, ना कि उस बच्चे के लिए। सो यहाँ पे उसने क्लियरली बोल दिया आई डोंट लाइक बॉयज़, बट उसे सैड देख के, हैप्पी प्रिंस को सैड देख के उसने डिसाइड किया कि ठीक है मैं एक रात रुक जाता हूँ। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. तो जैसे वो गुजर रहा था, वो कैथीड्रल टावर से गुजर रहा था, कैथीड्रल एक बड़े से चर्च को कहते हैं, तो
उनमें बड़े से इस तरह से टावर्स होते हैं, उनमें स्पेशली ये जो कैथीड्रल टावर है वो वाइट मार्बल से बने हैं उसके टावर्स, और वहाँ पे इस तरह से एंजल स्कल्पचर्ड हैं। तो आपने देखे होंगे बहुत ही फेमस चर्चेस, वहाँ पे इस तरह से स्कल्पचर्स बने हुए होते हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से बेसिकली स्कल्पचर्स बने हुए थे, उसने वो देखा। देन वो पैलेस की तरफ से गुजरा, तो राजा का पैलेस भी था उसके रास्ते में, एंड फिर उसने डांसिंग की आवाज़ सुनी। सो बेसिकली वहाँ पे डांसिंग हो रही थी, नाच रहे थे लोग उसमें। तब उसने देखा कि एक बहुत सुंदर सी लड़की बालकनी में आती है अपने लवर के साथ, एंड वो क्या बोल रही है कि आई होप कि मेरा जो ड्रेस है वो टाइम पर रेडी हो जाए स्टेट बॉल के लिए। स्टेट बॉल, जिस बॉल की बेसिकली बात कर रहे थे, मैंने ऑर्डर किया है कि फ्लावर्स जो एम्ब्रॉयडर किए जाए मेरे गाउन पे, मेरी ड्रेस पे। बट सीमस्ट्रेसेस, जो भी ये लेडी टेलर्स होती, फीमेल टेलर्स होती, कितनी लेजी होती हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि एक तरफ जो रियल है, समथिंग दैट इज रियल जो कि हैप्पी प्रिंस देख रहा है, एंड समथिंग जो कि अज्यूम किया जा रहा है, अज्यूम्ड। एंड ये अजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा अपने प्रेजुडिसेस से अफेक्टेड होता है। प्रेजुडिसेस यानी जब आपके मन में किसी के लिए एक धारणा बैठी हुई है कि ये जो टेलर्स होते हैं वो बेकारी होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, ये जो सब्जी वाले हैं ना ये हमेशा ठगते हैं आपको। एंड नॉर्मली इस तरह के जो प्रेजुडिसेस हैं वो सालों से आपके अंदर बने हैं, क्योंकि आप सुनते आ रहे हैं ये जो काम करने घर पे आती है ना, ये चीज़ें चुराती हैं, चोरी होती हैं ये। तो इस तरह के जो प्रेजुडिसेस और अजम्पशंस हैं वो बेसिकली हमें रियलिटी से अलग कर देती हैं। तो रियलिटी में आपको क्या पता है, बेचारी परेशान है, वो सैड है, उसका बच्चा बीमार है, फिर भी वो लगी हुई है एम्ब्रॉयडरिंग में। एंड यहाँ पे उसके उसके जो कस्टमर है वो क्या बोल रही है कि ये लेजी होती है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. तो बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पे। वो जैसे ही पास किया, रिवर को क्रॉस किया उसने, तो उसने रिवर पे कुछ शिप्स देखी। तो उसके मास्ट किसे कहते हैं, एक लंबे से पोल को कहते हैं, जहाँ पे सेल्स, जो कपड़े के बने सेल्स होते हैं वो वहाँ पे बंधे हुए होते हैं। तो जब भी हवा आती है तो वो सेल को पुश करती है, तो पूरा शिप जो है पुश होता है। तो जो मास्ट होते हैं, बड़े से पोल होते हैं जहाँ पे ये सेल्स, कपड़े के बने जो सेल्स होते हैं उनमें लगाए हुए रहते हैं। तो वहाँ पे उसने लालटेन टंगी हुई देखी। तो इनफैक्ट इस तरह की चीज़ों से आपको थोड़ा सा पता भी लगता है कि किस समय की बात हो रही है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे पैलेसेस की बात हो रही है। तो आपको पता चलेगा अच्छा पैलेसेस कब हुआ करते थे। हो सकता है 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की बात हो। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे शिप्स थे जहाँ पे अभी भी लैंटर्न का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या लाइट ऐसी नहीं है, लैंटर्न्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कौन सा एरा रहा होगा, मिडीवल टाइम था मे बी। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसे हिंट्स दिए हुए रहते हैं स्टोरीज में, जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ हम किस समय की बात कर रहे हैं। फाइनली उड़ते उड़ते वो उस गरीब औरत के घर पे आता है, अंदर देखता है। तो क्या देखता है कि जो लड़का है वो हिलडुल कर रहा है, टॉस कर रहा है। टॉस करना है यानी मूविंग साइड टू साइड। तो इधर उधर करवटें ले रहा है अपने बिस्तर पर, फीवरिशली यानी जो फीवर को की सिम्टम्स दिखा रहा हो। तो उसको फीवर था ही, तो फीवरिशली वो इधर उधर वो मूव कर रहा है अपने बेड पे। एंड उसकी माँ जो है काम करते करते सो गई है उस डेस्क पे। इतनी ज़्यादा थक गई थी बेचारी कि वो सो गई। वो अंदर कूद के जाता है, एंड रूबी क्या करता है उसके टेबल पे रख देता है उसके थिम्बल के बाजू में। तो थिम्बल किसे कहते हैं, थिम्बल बेसिकली एक मेटालिक या प्लास्टिक का बना एक कैप जैसा होता है, जो आप बेसिकली अपने अंगूठे या फिंगर्स पे स्पेशली टेलर्स लगाते हैं, क्योंकि उन्हें जब भी इस तरह से पुश करना होता है नीडल को, तो उनके हाथ को नीडल का इवन अगर आप देखोगे तो पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा दोनों नुकीले होते हैं। ऑब्वियसली आगे का हिस्सा जो चुभोते हैं वो आप कपड़े या किसी भी चीज़ में, तो वो ज़्यादा नुकीला होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक साइड से आप उसको घुसा रहे हो तो दूसरे साइड से देखने के लिए, गाइड करने के लिए कहाँ पे है, तो आपका फिंगर हर्ट ना हो तो थिम्बल यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जब आप पुश भी करते हो तो वो भी इतना शार्प होता है पीछे का साइड कि आपके हाथ को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है आपको बहुत दर्द होने लगे, आप काम नहीं कर पाओगे। थिम्बल पहन लेते हैं एज अ प्रोटेक्शन। तो उसके थिम्बल बाजू में पड़ा हुआ था, उसके बाजू में उसने रूबी रख दिया। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead. तो फिर वो थोड़ा सा उड़ के बेड के पास गया, उसने थोड़ा सा हवा लगाई अपने विंग से बॉय के फोरहेड पे, एंड
जैसे उसने हवा डाली तो बॉय को अच्छा फील हुआ कि मुझे कितना ठंडा महसूस हो रहा है, तो उसको ऐसा लगने लगा कि शायद अब मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ये थॉट के साथ बेसिकली वो एक डिलीशियस स्लम्बर में चला गया। तो डिलीशियस का यहाँ पे मतलब होता है स्वीट, स्लम्बर यानी स्लीप। तो एक गहरी नींद में, एक अच्छी सी नींद में वो चला गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. So swallow उड़ के वापस गया हैप्पी प्रिंस के पास, उसको बताता उसने क्या क्या किया। फिर बोल रहा है, it is curious, बहुत अजीब सी बात है। He remarked. Now आप नोटिस करेंगे कि इस तरह के जो भी वर्ब्स होते हैं, स्पेशली आप कॉन्वर्सेशंस या रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ करते हो, तो रिमार्क्ड का मतलब क्या होता है? रिमार्क का मतलब होता है कि टिप्पणी करना, सो कमेंट करना। एंड नॉर्मली आप यहाँ पे आप लिख सकते थे इट इज़ क्यूरियस ही सेड, बट आप इस तरह के वर्ड यूज़ करके आप एक डायमेंशन ऐड करते हो। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो कमेंट कर रहा है। एंड कमेंट आप तब करते हो जब आपका कोई इवेंट हो गया, उसके ऊपर आप काइंड ऑफ थोड़ा मनन चिंतन करके आप अपना कोई ओपिनियन दे रहे हो, तो इसको आप कहते हैं रिमार्क करना। तो बेसिकली उसके साथ जो भी हुआ इस दौरान, उस पर वो कमेंट कर रहा है। क्या कमेंट कर रहा है कि बहुत अजीब सी बात है कि मुझे काफ़ी वार्म फील हो रहा है, मुझे काफ़ी गर्म महसूस हो रहा है अंदर से, इवन दो इतना ठंड है यहाँ पे। तो एक अच्छा काम करने के बाद उसको अंदर से एक गर्माहट महसूस हो रही है, मतलब उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो ये वार्मथ का मतलब है कि इज़ फीलिंग गुड। आपको इस तरह से समझना है इसको, कि एक अच्छा काम करके उसको एक अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से, इवन दो इतना ज़्यादा ठंड है, उसे एक वार्मथ फील हो रही है। This is because you have done a good action, said the prince, and little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. प्रिंस ने क्या कहा, ये तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड ये सुनने के बाद लिटिल स्वेलो जो है थोड़ा सोचने लगा इस बारे में, और फिर उसे नींद आ गई। तो जब भी वो सोचता था उसे नींद आती थी, तो वो सो गया। When the day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. तो जब भोर हुई, डे ब्रोक है ना, जब सुबह सुबह हुई, तो वो रिवर के पास उड़ के गया, नहाया, हैड अ बाथ, एंड वो क्या बोल रहा है खुद को, टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज मैं इजिप्ट जाऊंगा। एक क्यूरियस सा यूसेज है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करें तो। फैक्ट आपके लैंग्वेज एक्सरसाइजेज में भी इससे रिलेटेड कुछ था। दैट इज़ आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं टू डिनोट समथिंग जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं। एक फ्यूचर इवेंट के लिए आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग टुडे आई विल गो टू इजिप्ट, आप बोल रहे हैं टुडे आई गो टू इजिप्ट। दिस इज समथिंग आप तब यूज़ करते हो सिंपल प्रेजेंट का जब आपके प्लानिंग में कुछ होता है। तो ये यूसेज करेक्ट है सिंपल प्रेजेंट का, टू डिनोट समथिंग प्लान्ड इन फ्यूचर। तो आज उसका क्या प्लान है कि आज मैं इजिप्ट जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट, और वो हाई स्पिरिट्स में था। हाई स्पिरिट्स मतलब बहुत ही लाइवली और चीयरफुल मूड में था, वो बहुत खुश था वो। एट द प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट का मतलब संभावना, किसी चीज़ की होने की संभावना को आप प्रॉस्पेक्ट कहते हैं। तो इस संभावना पे बेसिकली वो बहुत खुश हो रहा था कि आज तो मैं इजिप्ट जाऊंगा। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द चर्च स्टीपल, तो सारे मॉन्यूमेंट्स को घूमा उस सिटी के, एंड काफ़ी समय उसने बिताया चर्च के स्टीपल पे। स्टीपल चर्च के टावर को कहते हैं। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? I am waited for in Egypt, answered the swallow. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. When the moon rose, मतलब जब वहाँ पे रात हो गई, तो पूरे दिन उसने सिटी में बिताया, तो जब रात हो गई तो वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया। तो वो क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हारे पास कुछ कमीशंस हैं? कमीशंस यानी टास्क। क्या तुम्हारे पास कोई टास्क है इजिप्ट के लिए? मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ करवाना है तो बता दो। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, अब मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ से। तो क्या बोलता है, स्वेलो सो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। स्वेलो क्या बोल रहा है कि मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में। तो फिर वो क्या बोल रहा है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, दूर सिटी के उस पार मेरे को एक यंग मैन, एक नौजवान दिख रहा है गैरेट में। गैरेट बेसिकली एटिक रूम को कहते हैं। छत के पास जो रूम होता है, स्पेशली आपने देखा होगा कि इस तरह का जो स्लोपिंग रूफ होते हैं, सो ये जो सेक्शन होता है,
इसको आप एटिक कहते हैं। तो इसमें एक रूम बना हुआ है। तो स्पेशली पुराने ज़माने में, इनफैक्ट आज भी जहाँ पे इस तरह के घरे होते हैं, ये रूम या तो स्टोर रूम होता है या तो इस तरह से पीजी के रूप में लोगों को रेंट कर दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता है, जिसको मजबूरी है बेसिकली, कम पैसों में उनको ये जगह मिल जाती है। तो इस गैरेट में, इस एटिक रूम में वो रह रहा था। वो लीन कर रहा है डेस्क की तरफ जो कि पेपर्स से भरा हुआ है, एंड साइड में एक ग्लास में कुछ विदर्ड वायलेट्स पड़े। वायलेट्स बेसिकली एक वायलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं, पर्पल फ्लावर्स। सो उसने फ्लावर्स रखे होंगे उस ग्लास में, एंड वो विदर्ड हो चुके हैं। विदर्ड यानी कम्प्लीटली ड्राई एंड श्रिवर्ड, मतलब पूरी तरह सूख चुके हैं, एंड श्रिवर्ड यानी श्रिंक हो चुके हैं, मतलब उस स्टेट में कि उसे दिख भी नहीं रहा है कि उसके जो वायलेट्स हैं वो इस तरह से ख़राब है। उसे फेंका भी नहीं है उसने। बहुत ही ये जो चीज़ें हैं इनफैक्ट इंसान की कंडीशन को भी दिखाती है कि उसके पास इतना भी टाइम नहीं है, इतना ध्यान नहीं है कि अपने रूम को सही रख सके। उसका जो हेयर है वो ब्राउन है, वो बता रहा है। क्रिस उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी और उसके लुक्स के बारे में बता रहा है कि उसका हेयर ब्राउन है, क्रिस्प है। क्रिस्प का मतलब होता है, हेयर के बारे में अगर आप क्रिस्प कहते हैं तो उसका मतलब होता है कर्ली हेयर है। तो उसके हेयर कर्ली है, एंड उसके लिप्स रेड हैं, पोमीग्रेनेट जैसे, अनार जैसे रेड है, एंड उसकी आंखें बहुत ही बड़ी और ड्रीमी है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate and hunger has made him faint. तो वो क्या कर रहा है, एक प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। सो एक थिएटर का जो भी डायरेक्टर है उसके लिए प्ले लिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, कुछ भी लिखने के लिए लिख नहीं पा रहा, इतनी ठंड है कि वो लिख नहीं पा रहा। इनफैक्ट अगर आप ऐसे पार्ट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो स्पेशली अगर आपको स्कूल जाके तुरंत कुछ लिखना हो फर्स्ट पीरियड में, या आप एग्ज़ाम के समय अगर आप पेन निकाल के कुछ लिखना चाहें तो हाथ चलता ही नहीं, इतनी ठंड होती है कि हाथ से आप कुछ लिखने की कोशिश करें तो हाथ चलता ही नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके साथ क्या हो रहा होगा, इतनी ठंड है कि वो लिख भी नहीं पा रहा, उसके हाथ नहीं चल रहा है। क्योंकि जो ग्रेट है, ग्रेट बेसिकली फायर प्लेस में कुछ ग्रिल होता है। सो कुछ मेटल होते हैं जहाँ पे आप बेसिकली कोयला या लकड़ी डालते हैं। सो यू कैन से मेटल ग्रिल्स इन फायर प्लेस। सो फायर प्लेस जहाँ पे बेसिकली आग जला के आप रूम को गर्म रखते हो, तो वहाँ पे जो ग्रेट है उसमें बिल्कुल कोई भी आग नहीं जल रही है, एंड भूख से बेसिकली वो बेहोश हो रहा है। हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, इतने ज़्यादा भूख लगी कि वो बेहोश हो रहा है। आई विल वेट विथ यू one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. तो मैं तुम्हारे लिए एक रात और रुक जाऊंगा। तो उसने जैसे सुना ये बात कि एक बेचारा बंदा है, यंग मैन है जो इस मुसीबत में है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं एक रात और रुक जाऊंगा, क्योंकि उसका दिल क्या है, बहुत ही अच्छा दिल है। स्वेलो का दिल भी हैप्पी प्रिंस की तरह एक अच्छा दिल है उसके पास, तो मान जाता है। एंड वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारी एक और रूबी उस प्ले राइट के पास लेके जाऊँ। प्ले राइट का मतलब है पर्सन हु राइट्स प्लेस, प्ले राइट कहते हैं। इस स्टोरी को हम अगले पार्ट के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।